हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और ये AS14 एमलगमेशन ऑफ कंपनीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एमलगमेशन के टाइम पे अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एमलगमेशन क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये बता दिया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अब अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं। जैसे हमको जर्नल करना पड़ सकता है, हमको लेजर बनाना पड़ सकता है, हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ सकता है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जर्नल एंट्री के बारे में। तो ये है आपका जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज हम ट्रांसफर इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी और इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, यानी कि दोनों की पुस्तकों में हमको जर्नल एंट्रीज करनी है। अब ट्रांसफरी कंपनी कौन होता है? तो क्रेता, यानी कि परचेजिंग कंपनी जो होता है, खरीदने वाला जो होता है वो होता है ट्रांसफरी कंपनी। और ट्रांसफरर कौन होता है? विक्रेता, यानी कि जो अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है, बेच रहा है, तो इसको विक्रेता बोलते हैं, उसको क्रेता बोलते हैं। तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में और विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में हमको जर्नल एंट्रीज करनी है। अब यहां पर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसफरी कंपनी की पुस्तकों में, यानी कि क्रेता कंपनी की। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज। अब क्रेता कंपनी की पुस्तकों में हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो AS14 के हिसाब से इसमें दो केस हैं। केस 1, तो ये है आपका केस 1 इन द नेचर ऑफ परचेज और केस 2 इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब इसमें क्या क्या एंट्रीज होती हैं वो हम लिख लेते हैं। तो ये है आपका जर्नल एंट्री। अब आप देख सकते हैं मैंने परचेज और मर्जर का अलग अलग लिख दिया है। तो इन द नेचर ऑफ परचेज की जब हम बात कर रहे हैं तो पहली एंट्री है फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। इसमें एंट्री है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट। मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई बिजनेस बंद होता है तो उस बिजनेस का जो भी कंट्रोल होता है वो उसके लिक्विडेटर के हाथ में चला जाता है। तो उसी को ही एसेट्स को रियलाइज करना होता है, यानी कि पैसा वसूल करना होता है और लायबिलिटी को पे करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट। ये किस डेट पे होगा? जब एग्रीमेंट किया जाएगा। जब एग्रीमेंट होगा तो उस समय हम ये एंट्री कर देंगे कि हाँ, अब हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, अब हमने बिजनेस को खरीद लिया, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट। यहां पर अमाउंट क्या लिखेंगे? तो अमाउंट जो आएगा वो परचेज कंसिडरेशन आएगा, जिसकी कैलकुलेशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीखी थी। तो परचेज कंसिडरेशन हम यहां पर लिख देंगे, जो भी कैलकुलेशन आएगा। परचेज कंसिडरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी पेमेंट हम शेयर होल्डर्स को करते हैं उसी को केवल परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड करते हैं, और किसी भी पेमेंट को नहीं, लायबिलिटी वाले को नहीं, डिवेंचर वाले को नहीं, खर्च का नहीं, कोई भी पेमेंट नहीं, सिर्फ शेयर होल्डर्स का। तो उस पीसी को हम यहां पर लिख देंगे पहली एंट्री में। ठीक है, दूसरी एंट्री जो है वो है फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। मतलब क्या है कि हमने एसेट्स और लायबिलिटीज बिजनेस के ले लिए हैं। अब यहां पर मैंने सन्ड्री एसेट्स लिखा है, लेकिन आपको अगर अलग अलग संपत्ति के नाम दिए होंगे तो आप उन सभी संपत्ति का अलग अलग नाम लिखेंगे और उनका जो अमाउंट होगा, एग्रीड वैल्यू होगा। एग्रीड वैल्यू मतलब कि जितने पे उसको लिया गया है, जितने पर उसको ट्रांसफरी कंपनी ने लिया है। हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो, तो बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं और उनका बुक वैल्यू, मान लीजिए किसी एक संपत्ति का, प्लांट एंड मशीनरी का 10 लाख है बुक वैल्यू, और हमने उसको, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी ने उसको 12 लाख पे लिया है, तो आप यहां पर 12 लाख लिखेंगे, न कि 10 लाख। ठीक है, और सन्ड्री एसेट्स हैं तो अगर जितने भी एसेट्स के नाम दिए हुए हैं सब आपको अलग अलग दिखाने हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन है तो मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट। तो जितने भी एसेट्स हैं सबको अलग अलग दिखाएंगे।
एक साथ नहीं जोड़ के लिख देना है आपको। उसी तरह लायबिलिटीज में भी मैंने आपको सन्ड्री लायबिलिटीज लिखा हुआ है। सन्ड्री लायबिलिटीज का मतलब हो गया कि जितने भी लायबिलिटीज होंगे उनको भी आपको अलग अलग दिखाना है और उनको भी एग्रीड वैल्यू पे ही दिखाना है, ठीक है। अब इसके बाद ये भी एग्रीड वैल्यू ही होगा, एग्रीड वैल्यू। अब इसके बाद बात आती है कि बिजनेस परचेज, यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो हम यहां पर लिख देंगे। बीच में मैंने जगह छोड़ा हुआ है, वो इसलिए छोड़ा हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों एंट्री के बीच में डिफरेंस आ जाता है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम नहीं होता है। उस सिचुएशन में अगर डेबिट में अंतर आएगा तो आप गुडविल लिखेंगे, और अगर क्रेडिट कम होगा तो आप कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा इसके सामने, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जो बैलेंस होगा दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो लिखेंगे। गुडविल डेबिट में तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल रिजर्व जब क्रेडिट में आएगा तो टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा एंट्री होगा। अब तीसरा एंट्री है फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन की बात हो गई तो उसको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, चाहे कैश में, चाहे शेयर्स में, चाहे डिवेंचर्स में। तो जो भी हो कहाँ रहेगा उसमें पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पेमेंट कैसे किया गया उसके बारे में जनरली ऐसा दिया होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस सिचुएशन में इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर देंगे, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर देंगे, और अगर कैश का इंफॉर्मेशन होगा तो कैश लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा तीसरा एंट्री हो गया, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और जो जो आइटम आएंगे वो सब हम लिखते जाएंगे। और इसमें चौथी एंट्री है हमारा फॉर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेज। अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेज यानी कि जो ट्रांसफरर कंपनी है वो बंद हो रही है, समाप्त हो रही है, तो उसका भी जो खर्चा होगा अगर वो हमको ही पे करना पड़ेगा तो वो मेरे लिए गुडविल के समान है कि हम गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश, वो खर्चा हमारा नहीं है, हम उनके बिहाफ पर पे कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारे लिए गुडविल है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसी सारी एंट्रीज को मर्जर के केस में कैसे करेंगे वो उधर लिखा हुआ है। तो पहली एंट्री फॉर परचेज ऑफ बिजनेस में मैंने यहां पर लिख दिया बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। अब यहां पर मर्जर मैंने लिखा हुआ है, इधर परचेज लिखा हुआ है। तो आप अगर चाहें तो बिजनेस परचेज लिख के भी एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्जर से स्पेसिफाई हो जाता है कि ठीक है मर्जर के नेचर का है इसलिए हमने मर्जर लिख दिया है, तो इसको लिख दिया है। आप यहाँ पर परचेज भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एंट्री सेम है, बस परचेज की जगह मर्जर आ गया, परचेज भी आ सकता है, तो ये सेम है, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट। दूसरी एंट्री जो है फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सन्ड्री एसेट्स यहाँ पे भी है, सन्ड्री एसेट्स यहाँ पे भी है, सन्ड्री लायबिलिटीज यहाँ पर है, यहाँ पर भी वही है, बिजनेस परचेज है, बिजनेस परचेज लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें और एक्स्ट्रा में आती हैं, जैसे कोई भी रिजर्व्स का बैलेंस होगा तो वो हम इसमें लिख देंगे। क्यों? क्योंकि मर्जर के केस में बिजनेस के रिजर्व्स जो होते हैं वो भी ट्रांसफर होके आ जाते हैं ट्रांसफरी कंपनी के पास, जबकि परचेज के केस में जो रिजर्व्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं, ठीक है। तो मर्जर के केस में जो भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं उनके भी बैलेंस आ जाते हैं। अब यहां पे हमने ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया, तो ये बुक वैल्यू पे होगा। अब मर्जर के केस में जब बात करेंगे हम, तो मर्जर के केस में मैंने आपको बताया था कि जितने भी एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं उनको बुक वैल्यू पर लिया जाता है, तो इसीलिए ये एग्रीड वैल्यू कम और बुक वैल्यू पे ही ज्यादातर लिखा जाएगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है एग्रीड वैल्यू भी, तो आप एग्रीड वैल्यू लेकर चल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको बुक वैल्यू रहेगा, तो ये बुक वैल्यू। अब यहां पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया, इसमें भी तो अंतर आ सकता है, जिस तरह से इसमें अंतर था तो इसमें भी तो अंतर आ सकता है, लेकिन इसके अंतर को जनरल रिजर्व में ले जाया जाता है, गुडविल में नहीं, जनरल रिजर्व में ले जाया जाता है, नो कैपिटल रिजर्व में। इसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व था, डेबिट तो गुडविल, क्रेडिट तो कैपिटल रिजर्व। इसमें डेबिट हो क्रेडिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जनरल रिजर्व ही लिखना है, ठीक है। तो आप जनरल रिजर्व लिख देंगे और ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है।
तो ये सेकेंड एंट्री हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए कि मैंने आपको डेबिट में जितने भी एसेट्स लिए गए हैं उन सब का नाम आपको लिख देना है अलग अलग। यहां पे मैंने इकट्ठा लिखा हुआ है सन्ड्री एसेट्स, लेकिन आपको अलग अलग लिखना है। क्रेडिट में जितने भी लायबिलिटीज लिए गए हैं उनका नाम अलग अलग लिखना है। टू बिजनेस परचेज करना है, और दोनों के बीच में जो भी अंतर आएगा, अगर अंतर डेबिट में आ रहा है यानी कि डेबिट साइड कम है तो गुडविल को डेबिट में लिख देंगे, और अगर क्रेडिट साइड कम है, अंतर क्रेडिट में आ रहा है, तो टू कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में लिख देंगे, अंतर की राशि लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। उसी तरह यहां पर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट यानी कि सभी एसेट्स को अलग अलग, टू सन्ड्री लायबिलिटीज सभी लायबिलिटीज को अलग अलग, टू बिजनेस परचेज यानी कि परचेज कंसिडरेशन इसमें, और अगर कोई रिजर्व्स हैं तो वो भी क्रेडिट में आ जाएंगे, और उसके अलावा अगर कोई अंतर आएगा तो वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। डेबिट में भी आएगा तो भी जनरल रिजर्व में ही, क्रेडिट में भी आएगा तो भी जनरल रिजर्व में ही। तो इस तरह से आप दूसरी एंट्री करेंगे। तीसरी एंट्री सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, इसीलिए मैंने सेम लिख दिया है। सेम एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वही एंट्री इधर भी आ जाएगा, यानी कि पेमेंट जिस भी फॉर्म में किया गया है उसका हमको लिख देना है। चौथी एंट्री है फॉर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो मैंने यहां पर लिखा गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, लेकिन यहां पर गुडविल क्रिएट नहीं होता है मर्जर के केस में, इसीलिए जनरल रिजर्व में, यहां पे भी हमने गुडविल छोड़ दिया था, जनरल रिजर्व लिखा था, और यहां पे भी हम जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पे गुडविल टू कैश, यहां पे जनरल रिजर्व टू कैश। तो ये 4 एंट्रीज हैं शुरू की। अब इसके बाद कुछ एंट्रीज और हैं जो हम लिख लेते हैं। तो ये हैं आपके बचे हुए एंट्रीज। इसमें मैंने पहली एंट्री की है फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अमलगमेशन के टाइम पे ही अगर कोई लायबिलिटी को हमको पे करना पड़ गया तो हम ये एंट्री करेंगे। और इसी में कभी कभी ऐसा होता है कि जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके डिवेंचर को हम अपने डिवेंचर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसीलिए हमने डिवेंचर इन ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट किया, और ये एंट्री सेम टू सेम मर्जर के केस में भी होगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए मैंने सेम एंट्री लिख दिया है। तो जैसा इधर है वैसा ही उधर ही है। दूसरी एंट्री जो हमने की है फॉर ट्रांसफर ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व, यहां पर दिक्कत है, इसमें मैंने लिखा है अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। मतलब क्या है कि हमने स्टैट्यूटरी रिजर्व को ट्रांसफर कंपनी से उठा के ट्रांसफरी कंपनी में रख दिया है। क्यों? क्योंकि वैधानिक रूप से हमको ऐसा करना जरूरी था, सरकार ने ऐसा एक तरह से समझिए कि आदेश दे रखा है कि हाँ स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन रखना है, तो हम उसको मेंटेन रखेंगे चाहे कंपनी बंद हो जाए तो भी, ठीक है। तो पिछली कंपनी बंद हो गई है तो हमने नई कंपनी में उस रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन यहां पर हमने उसके लिए कोई एंट्री नहीं की। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसमें जरूरी है परचेज के केस में सरकार ने कहा हुआ है, मर्जर के केस में नहीं कहा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों केस में कहा हुआ है स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन रखना दोनों में जरूरी है, वैधानिक संचय दोनों में। लेकिन इसमें जब हमने दूसरी एंट्री की थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सभी रिजर्व्स को दूसरी एंट्री के टाइम पे यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज के ट्रांसफर के टाइम पे ही हमने ट्रांसफर कर दिया था ट्रांसफरी कंपनी में। अब ये अलग अलग ट्रांसफर 3 बार आ गया, ठीक है। तो हमने दूसरी एंट्री जो की थी यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेने का, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के टेक ओवर की जो एंट्रीज की थी, उस वक्त हमने इस रिजर्व के साथ साथ दूसरे रिजर्व्स भी ट्रांसफर कर दिए थे, ठीक है। लेकिन परचेज के केस में ऐसा नहीं हुआ था, तो इसीलिए हम परचेज के केस में स्टैट्यूटरी रिजर्व अभी ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन मर्जर के केस में जो पहले हो चुका है ट्रांसफर वो बचा ही नहीं है, तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो ये हैं आपके सारी एंट्रीज। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए। तो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे डाल दिया, अब देख सकते हैं। The balance sheet of Moon Limited as on 31st March 2018 was as follows. बैलेंस शीट दिया हुआ है मून लिमिटेड का, इसमें आपको शेयर होल्डर्स फंड है, उसमें शेयर कैपिटल है 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, रिजर्व एंड सरप्लस है, उसमें रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिए हुए हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 9% डिवेंचर, करेंट लायबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल एंड क्रेडिटर्स हैं 90,000 के, ठीक है। एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स उसमें दिया हुआ है, टांजिबल एसेट्स दिया हुआ है, बिल्डिंग है, प्लांट है। नीचे करेंट एसेट्स दिया हुआ है, उसमें इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है।
आगे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 सन लिमिटेड वॉज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ मून लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. Debenture will be discharged by issue of sufficient number of 12% debenture of Sun Limited as would bring the same amount of interest. Shareholders will be issued 2,400 equity share of 100 each of Sun Limited. Liquidation expenses of 2,000 will be paid by Sun Limited. Pass the journal entries in the books of Sun Limited, assuming that assets of Moon Limited are taken over at 25% डिस्काउंट. अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन करने में सबसे पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन दिखानी है. तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन में हमको दिया हुआ है क्लियरली कि शेयर होल्डर विल बी इशूड 2,400 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच ऑफ सन लिमिटेड. ये पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है. तो आप क्वेश्चन में देख भी सकते हैं कि हमने 2,400 यानी 2,400 इक्विटी शेयर इशू किया है और उसका प्राइस है 100 रुपीज़ ईच. तो हमारा टोटल परचेज कंसिडरेशन जो निकल रहा है वो है 2,40,000. यही हमारा परचेज कंसिडरेशन है. क्यों? क्योंकि इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. तो बस इतना ही हमारा परचेज कंसिडरेशन होगा. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर नेट पेमेंट मेथड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो हम उसी से क्वेश्चन करेंगे. नेट एसेट मेथड का यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ पे बैलेंस या ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है जिससे हमारा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट न हो पाए. इसीलिए हमने नेट पेमेंट मेथड का यूज़ कर लिया यहाँ पे और परचेज कंसिडरेशन निकाल दिया. अब इसके बाद दूसरा जो सिचुएशन आता है वो आता है हमारा कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने का. वो हम कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं और जर्नल एंट्रीज करते करते भी कर सकते हैं. तो हम अभी जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं. अगर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी तो बीच में कर लेंगे. तो पहली जर्नल एंट्री जो होगी वो एग्रीमेंट की होगी. बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ मून लिमिटेड. तो यानी कि यहां पर हमारा परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा 2,40,000 का दोनों तरफ. दूसरी एंट्री हम करेंगे जो कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज के टेक ओवर की है. तो सभी एसेट्स और लायबिलिटीज हमने ले लिए हैं. तो उसमें बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, उसके बाद इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक की बात कर रहा है तो इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट. उसके बाद डेटर्स हैं ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. और फिर उसके बाद कैश भी दिया हुआ है तो हम कैश भी ले लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट. यहाँ पे बैंक बैलेंस लिखा हुआ है तो इसीलिए बैंक लिख देते हैं. ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट. एक लाइन छोड़ दिया है मैंने जगह. और 2 यहाँ पर है ट्रेड पेबल है तो ट्रेड पेबल लिख दिया हमने. और डिवेंचर भी है तो डिवेंचर को हम 9% डिवेंचर इन मून लिमिटेड लिख देंगे. इन मून लिमिटेड. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? मून लिमिटेड क्यों लिखा हमने? तो मून लिमिटेड लिखने का मुख्य कारण ये है कि अगर डिवेंचर हम क्रेडिट में लिखते हैं तो इसका मतलब निकलता है कि हमने डिवेंचर इशू किया है. लेकिन यहाँ पे हम डिवेंचर इशू कर नहीं रहे हैं, हम लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहे हैं. तो इसीलिए 9% डिवेंचर इन मून लिमिटेड हमने लिख दिया है. अब सबका अमाउंट लिख लेते हैं. तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी एसेट्स हैं वो सब 25% डिस्काउंट पे लिए गए हैं, 25% डिस्काउंट पे लिए गए हैं. जो लास्ट वाली लाइन है उसमें लिखा हुआ है. तो बिल्डिंग हमारा 2 लाख का है तो 25% डिस्काउंट पे अगर हम लेंगे तो ये 1,50,000 का होगा. उसके बाद हमारा प्लांट है 1,60,000 का. इसको अगर हम 25% डिस्काउंट पे लेंगे तो 1,20,000 होगा. उसी तरह इन्वेंट्री है 30,000 का तो ये हो जाएगा हमारा 22,500 का.
उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 1,20,000 का, तो ये 90,000 का हो जाएगा। और कैश दिया हुआ है 25,000 का, तो ये 25,000 का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो बाकी सारे एसेट्स हमने डिस्काउंट में कर दिए हैं। अब इसके बाद लायबिलिटीज लिख लेते हैं। तो लायबिलिटीज में कह रहा है कि पहला पॉइंट जो है वो डिवेंचर के बारे में कह रहा है, कैलकुलेशन करने के लिए कि डिवेंचर विल बी डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ सन लिमिटेड एज वुड ब्रिंग द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि हम उतने डिवेंचर इशू करेंगे 12% वाले जो कि बराबर इंटरेस्ट दे। तो अभी डिवेंचर कितने के हैं? तो डिवेंचर है हमारा 1,00,000 का। तो ये है हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। डिवेंचर हमारा 1,00,000 का है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना हो जाएगा? तो 1,00,000 का 9% ये आएगा हमारा 9,000। ठीक है, 1,00,000 का 9%। अब हमको नंबर नहीं दिया हुआ है, बोला है कि इतना ही ब्याज देना है, लेकिन डिवेंचर का जो इंटरेस्ट रेट है अब 12% है। पहले 9% था, अब 12% है। तो हम कितने का डिवेंचर इशू करें? ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिवेंचर जो हो जाएगा वो होगा 9,000 हमको इंटरेस्ट देना है और 12% के रेट से देना है, तो 12%, तो ये हो जाएगा 75,000। ये 75,000 का डिवेंचर हो गया। तो हम डिवेंचर के सामने 75,000 लिख देते हैं और ट्रेड पेबल के सामने उतना ही अमाउंट जितना है 90,000 लिख देते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें एक बिजनेस परचेज छूटा हुआ है हमारा। बिजनेस परचेज यहां पर लिख देते हैं। बिजनेस परचेज कितने का? तो परचेज कंसिडरेशन लिखते हैं हम यहां पर, तो 2,40,000 का। तो अगर आप देखेंगे तो डेबिट में आ रहा है 4,07,500, 4,07,500, और इधर आ रहा है 4,05,000, 4,05,000। तो अंतर कितना आया? 2,500 का। तो ये अंतर हम यहां पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, जिसके लिए ये मैंने जगह छोड़ा था। तो आप भी ऐसे ही बीच में जगह छोड़ के कर सकते हैं, ताकि अगर गुडविल आए तो गुडविल इधर लिख देंगे, कैपिटल रिजर्व आए तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक, तो ये आ गया 2,500। ये आपका कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमको तीसरी एंट्री जो करनी है वो पेमेंट की करनी है, परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट का। तो हम किसको पेमेंट करेंगे? तो लिक्विडेटर को पे करेंगे। तो लिक्विडेटर ऑफ मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं? तो इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? तो ये है हमारा 2,40,000 और ये भी हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट है हमारा जो कि हम डिवेंचर को कर रहे हैं। तो डिवेंचर को हम अपने डिवेंचर से ही पे कर रहे हैं, यानी कि कन्वर्ट कर दे रहे हैं उनके डिवेंचर को अपने डिवेंचर में। तो 9% डिवेंचर इन मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 12% डिवेंचर, हमारा 12% का है, तो 12% डिवेंचर अकाउंट कितना अमाउंट? तो हमने 75,000 का डिवेंचर दिया है, तो हमने दोनों तरफ 75,000 ही लिख दिया। उसके बाद पांचवी एंट्री, नेक्स्ट एंट्री जो है वो है हमारा कि हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी पे कर रहे हैं, तो वो हमारा गुडविल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं? तो 2,000। तो ये हमने पे कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो गुडविल है ये यहां पर जो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था 2,500 का, उससे एडजस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही ट्रांजैक्शन में क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि एक बिजनेस हम खरीद रहे हैं उसी में कैपिटल रिजर्व भी क्रिएट हो रहा है और हमारा गुडविल भी क्रिएट हो रहा है, इसीलिए दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये है आपका पूरा सॉल्यूशन। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, Instagram पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, Facebook या टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।